हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बायोलॉजी। आज की क्लास में हम लोग सेल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हम कोशिका कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेल है वो क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग का जो बॉडी बना हुआ है उसका सबसे जो यूनिट है वो कौन है? सेल है। ऑर्गन नहीं है, क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वेरियस फंक्शन प्रोवाइड करता है, कोरिलेट करता है। जैसे देखो, हम लोग जानते हैं कि सेल, जब छोटे छोटे सेल जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और जब बहुत सारे टिश्यू एक जगह कलेक्ट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गन। जैसे समझिएगा कि सेल क्या हुआ? छोटा छोटा सेल हुआ। सेल ओरिजिन कहां से हुआ? आप लोग जानते हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या किया था? एग्जामिन किया था। किसके थ्रू? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने एग्जामिन किया था। किस पे? एक थीन स्लाइस कॉर्क लिया था। जो कॉर्क था वो कहां से मिल रहा था? तो उन्होंने एक जो बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ होता है उसका जो छाल होता है, उससे उन्होंने क्या किया था? कॉर्क को ऑब्टेंड किया था। क्लियर है? और उसी जो कॉर्क था वो कैसा था? डेड था। और वो जो कॉर्क को एग्जामिन किया था वो कैसा दिख रहा था? तो हनी कम्ब की तरह दिख रहा था। छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट्स बना था, रूम की तरह एक छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट्स बना था। उन्हीं को उन्होंने नाम क्या दे दिया? सेल नाम दे दिया। क्लियर है? तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे 1665 में, क्या लिखोगे? रॉबर्ट हुक 1665 में इन्होंने क्या किया था? सेल का डिस्कवर्ड किया था। अब सेल कैसा था? तो डेड सेल। क्यों? क्योंकि जो कॉर्क था वो क्या था? डेड बर्ड से आया हुआ था। क्लियर है? डेड से ऑब्टेन्ड हुआ है। तो इन्होंने क्या किया था? सेल का डिस्कवर किया था। क्लियर है? तो कैसे डिस्कवर किया था और भी आपने समझा। अब देखो, ये जो सेल है, जब छोटे छोटे सेल को कंबाइन किए तो क्या बोले हम? टिश्यू बोले। क्लियर है? अब टिश्यू जब एक जगह कलेक्ट होगा तो क्या बनेगा? एक ऑर्गेन बनेगा। जैसे क्या हुआ? हमारा आई, ये क्या है? ऑर्गेन है। स्टोमक हमारा क्या है? ऑर्गेन है। क्लियर है? जैसे यहां पे हम लिखेंगे क्या? स्टोमक, ये भी क्या है? ऑर्गन है। अब ये अगर ऑर्गन है तो इसका भी तो कोई सिस्टम होगा। तो स्टोमक क्या करेगा? या डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। क्लियर है? तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है, मतलब ऑर्गन सिस्टम हो रहा है, उसके बाद क्या कहेंगे कि यह एक ऑर्गेनिज्म का पूरा प्रोसेस है। क्या है? पूरा ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस है। तो कैसे कैसे देखें? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? अब देखिए, जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने क्या किया था? डेड सेल का डिस्कवर किया था। ऑब्टेंड कहां से किया था? तो क्या बताओगे? इन्होंने ऑब्टेंड किया था कॉर्क। एक कॉर्क लिया था जो कि एग्जामिन किया था माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किसने किया था? तो क्या बताओगे? नॉल एंड रुस्का। कौन थे? नॉल एंड रुस्का। इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था। क्लियर है? साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। छोटे छोटे एग्जाम में हमेशा, एक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उनमें हमेशा रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? तो इन्होंने क्या किया था? माइक्रोस्कोप के थ्रू एक कॉर्क को एग्जामिन किया था कि वो जो कॉर्क है वो डेड प्लांट से, जो प्लांट से ऑब्टेन्ड हुआ है। क्लियर है? कब किया था? 1665 में किया था। तो लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया था? तो याद रखना, लिविंग सेल का ये कहां से ऑब्टेन्ड हुआ? तो क्या बताओगे? यह बार्क ऑफ ट्री से ऑब्टेन्ड होता है। बार्क ऑफ ट्री, जो पेड़ होता है उनके छाल से ऑब्टेन्ड हुआ था। और इसके थ्रू इन्होंने क्या किया था? एग्जामिन किया था। क्लियर है? अब देखिए, लिविंग सेल, आप क्या बोलोगे? लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया था? तो क्या बताओगे? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। कौन किया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ए
विलेवेनॉफ, साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। क्लियर है। अब क्या हुआ कि इन्होंने बता दिया कि ये क्या है, लिविंग सेल से ऑब्टेन्ड हुआ था। अब कहां से किया था, तो जो भी पॉन्ड वाटर थे वहां से वो लिविंग सेल को एग्जामिन किया था। क्लियर है। कहां से, तो पॉन्ड वाटर से, याद रखिएगा पॉन्ड वाटर। क्लियर है। शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनेगा। क्लियर है। अब देखिए लिविंग सेल हो गया। अब आता है क्या, सेल थ्योरी। सेल तो समझ के क्या होता है, तो सेल क्या है, बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल। कहां से आया, किसने डिस्कवर किया, वो आपने देख लिया। क्लियर है। अब सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, जैसे आप लोग जानते हो साइटोलॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्लियर है। क्या बोलोगे, साइटोलॉजी क्या होता है, तो क्या बोलोगे, साइटो का वर्ड का मतलब क्या होता है, सेल, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो क्या बोलोगे, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्लियर है। अब देखिए लिविंग सेल, नॉल एंड रुस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया। अब देखिए अब आए इन्होंने सेल थ्योरी, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स है, एनिमल है, ये सब भी क्या होते हैं, छोटे छोटे यूनिट जो भी स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल परफॉर्म करते हैं, वो सारे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। मतलब जो प्लांट्स है, एनिमल है, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हैं। वो दोनों किसने बताया था, तो स्लेडन एंड सचुआंग। क्लियर है। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, तो याद रखिएगा स्लेडन एंड सचुआंग, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी। इसमें प्लांट और एनिमल के बारे में स्टडी किए थे। इन्होंने क्या किया था, प्लांट एंड एनिमल के बारे में स्टडी किया था। ये दोनों इन्होंने बताया था कि ये सब क्या होते हैं, जो भी प्लांट जीव जंतु होते हैं वो सारे किससे बने होते हैं, कोशिका के बने होते हैं। समझ में आया। अब देखिए अब आया कि बने तो होते हैं, अब कैसे बने होते हैं। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्या, क्या बताओगे, वो रुडोल्फ विर्चो। क्या, रुडोल्फ विर्चो। ये साइंटिस्ट ने क्या बताया कि सेल तो बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है। जैसे हमारा हार्ट है, हाथ क्या हुआ, कट गया। हाथ जब कटा तो उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर का जो सेल है वो कैसा होता है, डेड हो जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या है, डेड सेल से बने हुए हैं। मतलब वो मरता नहीं है, वो क्या होता है, वहां पे टूट जाता है, थोड़ा देर के लिए क्या होता है, वो डैमेज हो जाता है, फिर से हम रिपेयर कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है ये सेल, क्या होता है, रेप्लिकेट कर सकता है, डिवीजन कर सकता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि जो हमारा लीवर होता है वहां पे डिवीजन करने की कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होता है। पावर ऑफ सेल डिवीजन सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसमें होता है, तो लीवर में होता है। अब ब्रेन में क्या होता है, कम होता है। समझ में आ रहा है कैसे, जैसे देखो अगर कोई चाकू मार रहा है, चाकू मार रहा है तो उसके बाद क्या कर सकता है, वो फिर से रिपेयर हो सकता है, वो मरेगा नहीं। क्लियर है। क्यों, क्योंकि लीवर के पास सेल डिवाइड करने की एबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो एक शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जो लीवर होता है, इसके बाद हम बताएंगे, उसके बारे में दिखा देंगे, ठीक है। और ब्रेन के पास क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। तो इन्होंने बताया कि सेल जो है वो नए वाले, पुराने वाले ही सेल से बनते हैं। जो नया अगर सेल बन रहा है तो वही जो सेल टूटा हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उसी के प्रोडक्ट से बनते हैं। ये किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने बताया। तो क्या बोलोगे कि सेल अराइज फ्रॉम प्रे एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले वाले, प्रे मतलब क्या हुआ, पहले वाले सेल से मिलकर बने होते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो जो पहले वाले सेल है उन्हीं के प्रोडक्ट से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। इन्होंने किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने बताया। क्लियर है। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, दो तीन और लिख लीजिएगा। जैसे था क्या, पुरकिंजी जो थे, इन्होंने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया था। किसका,
प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया था। सेल का डिस्कवर इसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल का डिस्कवर किया था किसने? एंटोन वॉन लीवेनहोर्न ने। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नॉल रुस्का, ठीक है। और एक आप याद रखिएगा एक और, कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने क्या किया था, उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसका डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्या बोलोगे? रॉबर्ट ब्राउन। ये 1831 में किया था, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे, इन्होंने क्या किया था? 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। तो ये सारे साइंटिस्ट, सेल आया कहां से, ये सारे आप लोग याद रखोगे। क्लियर है? कुछ और शॉर्ट नोट्स में हम बता दे रहे हैं कि कैसे आप लिख सकते हो। जैसे देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे की पॉइंट क्या है इसमें, याद रखना कि हमेशा एग्जाम में पूछेगा कि ह्यूमन सेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा कोशिका कौन सा होता है, मतलब कि लार्जेस्ट सेल। क्या बोलोगे? ह्यूमन का। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी का बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन के अंदर में सबसे लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट सेल होता है वो कौन होता है? तो क्या बोलोगे? ओवम बोलोगे, अंडाणु। क्या बोलोगे? अंडाणु। ये याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है हमेशा। क्लियर है? सेकेंड क्या पूछेगा? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? तो क्या बताओगे? स्पर्म। आप लोग जानते हैं ओवम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं उनसे प्रोड्यूस होता है, मतलब टेस्टिस जो होता है उससे स्पर्म प्रोड्यूस होगा, और जो ओवरी होता है उससे क्या प्रोड्यूस होता है? ओवम प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए कि सबसे लार्जेस्ट, अब ये दोनों क्या था? ह्यूमन का था। पूरा दोनों क्या था? ह्यूमन का था। अब हम देखेंगे ओवर वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन से होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो क्या बोलोगे? जो ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, देखते हो ना, तो वो जब फोड़ोगे तो उसके अंदर का जो होता है वो कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या है, जो उनका सेल है वो बड़ा है, वो अलग से अपने से डिवाइड नहीं कर सकता है। क्लियर है? बट सबसे अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए, लॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है? लंबा, लार्जेस्ट मतलब बड़ा, ठीक। तो लॉन्गेस्ट पूछेगा तो क्या बोलोगे? लॉन्गेस्ट जो सेल होता है वो होता है नर्व सेल। क्या होता है? नर्व सेल। क्लियर है? उसका इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। कंट्रोल करता है, पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस करता है। क्लियर है? अब देखिए, अब इससे पूछा जाए स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, तो क्या बताओगे? माइकोप्लाज्मा। क्या बोलोगे? माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा होता है। तो याद रखना माइकोप्लाज्मा। इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखना कि माइकोप्लाज्मा जो क्या होता है, ऑक्सीजन अगर एब्सेंट है तभी भी ये जिंदा रह सकता है। माइकोप्लाज्मा कैन लाइव विदाउट द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट सेल। क्लियर है? तो ये सारे जो थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ की पॉइंट बनाकर लिखा है। आपसे क्या करेगा? न्यूक्लियस पूछ सकता है। अभी तक तो लिविंग सेल के बारे में नहीं कभी पूछा है, बट आपसे रॉबर्ट हुक के बारे में पूछ सकता है, या न्यूक्लियस के बारे में पूछ सकता है, फिर सेल थ्योरी किसने दिया है ये पूछ सकता है। क्लियर है? तो ये सारे कंप्लीट याद रखिएगा। इसके बाद दो और पॉइंट हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, जो अभी हम बताए थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा कि मैक्सिमम सेल डिवीजन क्या होता है? मैक्सिमम सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। आप लोग जानते हैं सेल के पास क्या है? रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी है, डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम सेल डिवीजन किस में होता है, तो क्या बताओगे? सबसे मैक्सिमम सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी लीवर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? लीवर के अंदर होता है। तो लीवर में चाकू या चोट भी लगता है तो वहां पे फिर से वो रिपेयर हो सकता है, वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डेड नहीं करेंगे। क्लियर है? उसके बाद मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम कहां होता है, तो अभी बताया ब्रेन में। क्या? ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ब्रेन में देखते हो कभी भी चोट लगता है तो क्या होता है? कभी याददाश्त चला जाता है, बैक साइड मारने पे क्या होता है? याददाश्त चला जाता है। क्लियर है?
तो ब्रेन में सेल डिवीजन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। मतलब वहां पे सेल अगर आया, अगर वहां चोट लग रहा है तो सेल क्या हुआ, तुरंत वहां पे डेड कर जाएगा, मर जाएगा, वहां पे फिर से रिपेयर करना नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो इसलिए देखते हो कभी कभी केस में क्या होता है, वो कोमा में भी चला जाता है। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये चारों, ये सारे की पॉइंट्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। क्लियर है? तो ये सारे साइंटिस्ट का नाम, जितने भी की पॉइंट्स है, आप लोग याद रखो। क्लियर है? अब देखते हैं कि सेल के पार्ट्स, कैसे कैसे सेल अपने गैसेस एक्सचेंज में प्रोवाइड करता है, कैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, राइबोसोम क्या करता है, प्लास्टिड क्या होता है, वो सब अभी देखेंगे। क्लियर है? अभी देखते रहिएगा। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, ये क्या हो गया हमारा, सेल। क्या है? सेल। ठीक है? सेल के अंदर क्या होता है, सबसे इनर मोस्ट जो यहां पे होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस। जितना आप लोग डायग्राम के थ्रू समझोगे उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्लियर है? तो न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, तो क्या बताओगे, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और इसके जो सेकेंड आउटर मोस्ट जो लेयर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? सारा स्ट्रक्चर देखिएगा, इस सब का एक एक करके पॉइंट्स लिखाएंगे, सारा फंक्शन जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल्स होता है, ये सारे क्या है, हमारे फूड मटेरियल्स है। क्लियर है? इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर और जो स्पेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। फिर ये जो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। क्या कहेंगे, राइबोसोम। क्लियर है? मतलब ये हमारा अगर प्लास्टिक यहाँ पे है, RER है, क्या है, RER है, तो यहाँ पे जो सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। क्लियर है? फिर यहाँ पे ये, यहाँ क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो ये आप लोग अभी स्ट्रक्चर देखो, अब एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल, वैक्यूल, इस सब के बारे में। उससे पहले ये जान लीजिए कि सेल जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे टाइप्स के? 2 टाइप्स। एक होता है यूनिसेलुलर। क्या होता है, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। और जो ऑर्गेनिज्म मेनी सेल के बने होते हैं, 2 और मोर देन more than 2 types of cell, that is called multicellular। हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारे सेल मिला है तभी तो टिश्यू बना है। छोटे छोटे सेल बने हैं, कंबाइन होंगे तभी ना टिश्यू बनेगा। तभी तो क्या होता है, एनिमल टिश्यू। टिश्यू बना तभी तो एक ऑर्गेन का फॉर्मेशन हुआ, एक सेल से तो नहीं बनेगा। यहाँ पे बहुत सारे सेल प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है? तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या हुआ, सिंगल सेल। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल। सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। एग्जांपल हमेशा एग्जाम में देखना पूछा है, क्लाइडोमोनास कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अमीबा कैसा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर है? तो यहां पे याद रखो कि अमीबा, जो अमीबा होता है, या क्लाइडोमोनास, क्लाइडोमोनास जो होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कैसा होता है, एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्लियर है? और अमीबा, क्लियर है? आप देखिए मल्टी सेलुलर, देखो वर्ड से हमेशा ना वर्ड से याद करो, समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो।
क्योंकि साइंस या बायोलॉजी में जो रटने वाला कोई चीज नहीं है, समझने का सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है डायग्राम के थ्रू या किसी भी पॉइंट के थ्रू अगर याद है तो समझो सब कुछ याद है। ऐसे देखो यहाँ यूनिसेलुलर, तो यूनि मतलब क्या हुआ, सिंगल सेल से बने हुए, अमीबा क्लाइडोमोनास। मल्टी मतलब मेनी सेल के बने हुए हैं, तो क्या बोलोगे यहाँ मेनी सेल के बने हुए। क्लियर है? तो इसका एग्जांपल क्या लिखोगे, ह्यूमन। हम लोग क्या है, मेनी सेल के बने हुए। क्लियर है? इसमें यूग्लिना भी आ जाएगा ना। तो याद रखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड अमीबा, एंड organism made up of 2 or more than 2 type of cell that is called human। ये क्या हुआ, ह्यूमन। किसमें होता है, ह्यूमन। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर क्या होता है, ये आता है। अब देखिए एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं कि जो भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी पढ़ना है सबसे एक करके देखिए। पहले हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले देख लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या है कि जो भी मटेरियल्स आ रहा है या जा रहा है एंट्री और एग्जिट करने में हेल्प करता है। मतलब जो भी कंटेंट है सेल के अंदर और जो बाहर से आ रहा है उसको प्रोटेक्ट भी करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये पहले क्या करेगा, जो भी बाहर के अगर जर्म आ रहा है तो डैमेज करने से बचाएगा। इसका भी काम क्या है, ब्रस्टी होने से बचाएगा। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का काम ही होता है क्या, या तो आपको एग्जिट करवाएगा या आउट करवाएगा। क्लियर है? तो अगर कोई भी कंटेंट ऑफ द सेल अगर आ रहा है तो उसे हम या जा रहा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है। क्लियर है? तो क्या बोलोगे, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड मटेरियल या कंटेंट ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एंट्री एग्जिट कर रहा है तो किसके कारण कर रहा है, किस चीज के, कौन सा प्रोसेस है जो एंट्री एग्जिट कर रहा है और किस चीज को कर रहा है, समझना है? समझिएगा कि अगर यहाँ पे क्या कर रहा है, कंटेंट क्या बोलोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल, कंटेंट ऑफ द सेल। अब बना किससे होता है, तो याद रखिएगा लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। एग्जाम में पूछ सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो क्या बताओगे, लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। क्लियर है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस सब को करता है। अब दो प्रोसेस होता है इसमें, एक होता है क्या, डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन। और एक होता है क्या, ऑस्मोसिस। क्या होता है, ऑस्मोसिस। क्लियर? तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा, डिफ्यूज करना। आप लोग तो यही कहोगे, डिफ्यूज करना। समझो कि जब गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इंटर एग्जिट कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, यहां से जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो किसके थ्रू जाता है, तो क्या बोलोगे, डिफ्यूजन के थ्रू। क्या कहोगे, मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्या बोलोगे, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या बोलोगे, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स या कंटेंट ऑफ द सेल दैट। तो कंटेंट ऑफ द सेल में क्या हम लाइक ले रहे हैं, क्या, CO2 O2 एंड CO2। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन मतलब गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, इंटरमिक्सिंग करवा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर? अब है ऑस्मोसिस। जहां भी ऑस्मोसिस वर्ड आ गया बस आप लोग याद रखोगे वाटर का मूवमेंट। क्या याद रखोगे, पानी का जो आदान प्रदान होता है दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो यहां क्या बोलोगे, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
मतलब यहाँ पे अब पानी आ रहा है जा रहा है, उसका कंट्रोल कौन कर रहा है, किस प्रोसेस से हो रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन होता है, मतलब इसमें भी देखा जाता है कि मोमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ पे हाई है कहाँ पे लो है, ठीक है। तो उसके लिए 3 टर्म आते हैं। कौन सा सर, सोल्यूशन सबसे पहले जान लो। सोल्यूशन आप लोग जानते हो, सोल्यूशन क्या होता है, तो इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट मिला होता है। क्या होता है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट। आप लोग जानते हो केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं हम लोग, कि जो मिक्स कर रहे हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड, और जिसमें हम डाल रहे हैं जो लार्ज क्वांटिटी में है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अगर ग्लास है, उसमें पानी है, अगर उस पर हम चीनी रख रहे हैं तो चीनी क्या हुआ, हमारा जो शुगर है वो हमारा क्या हुआ, सॉलिड पार्टिकल्स, और जो उसके अंदर, उस ग्लास के अंदर जो पानी है उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो दोनों मिलने के बाद क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब याद रखना सेम। अगर सेल के बाहर और सेल के अंदर, सेल के बाहर और सेल के अंदर अगर इक्वल क्वांटिटी में वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलोगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि इक्वल अमाउंट में ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि अंदर भी, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी अगर इक्वल अमाउंट में वाटर का मूवमेंट हो रहा है, अगर इक्वल हो चुका है तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वल हो चुका है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक समय आएगा ना जिसके जब यहाँ का जो भी बाहर का मटेरियल्स है और अंदर का मटेरियल्स है वो दोनों इक्वल हो गया, मोमेंट हो रहा है। जैसे फूड ट्रांसपोर्टेशन, जब भी प्लांट, अगर प्लांट पढ़े हो तो उसमें देखते हो कि ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, अंदर ऐसे बाहर। तो अगर सेम फेज में के थ्रू हो रहा है तो आइसोटोनिक कहते हैं, ऐसे कहते हैं तो रिवर्स। क्लियर है। तो याद रखिएगा, आइसो मतलब कि अगर सेम अमाउंट में दोनों साइड, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी अगर इक्वल अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड आता है क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सुनिएगा, हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर टेंशन हो गया। टेंशन करने का मतलब वहां पे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो हाइपर मतलब ज्यादा। तो अगर बाहर की कंपेयर में सेल, जो भी कंटेंट ऑफ द सेल है या वाटर मॉलिक्यूल्स है, बाहर के कंपेयर में अंदर अगर ज्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। Water molecules or content of the cell which are more inner to the cell as compared to the outer environment या external environment, that is called hypertonic solution. क्या बोलोगे कि हाई अमाउंट कहाँ है, तो सेल के अंदर है। सेल के अंदर क्या है, हाई अमाउंट में है एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्लियर है। थर्ड आता है क्या, हाइपो। वर्ड से याद रखिएगा, हाइपो। हाइपो मतलब क्या हुआ, कम, मतलब सेल की बात कर रहे हैं ना, तो सेल में हाइपो ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो हाइपरटोनिक, इक्वल है दोनों साइड का तो उसे आइसोटोनिक। अगर इसके अंदर कम हो गया, मतलब यहाँ ज्यादा है, अभी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे कम है तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहोगे, हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कि लेस होता है, लेस क्वांटिटी में अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज हम क्या कहेंगे, उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ water molecules या content of the cell which are less in cell as compared to the external environment, that is called hypotonic solution. तो ये 3-4 सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं, 3 सॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं। कैसे मूवमेंट कराता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम ही है कि सेल मटेरियल्स को क्या करना, अंदर बाहर करना, और बाहर के जो भी मटेरियल है उसको मैकेनिकल इंजरी या जर्म से प्रोटेक्ट करना। किससे बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड एंड प्रोटीन। ये पॉइंट क्लियर है। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक, उसका सॉल्यूशन में आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सॉल्यूशन के बारे में आप याद रखो। क्लियर है। अब देखो, सॉल्यूशन तो हो गया, समझ में आया सॉल्यूशन के बारे में। अब आता है क्या, एक होता है वर्ड न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या याद रखोगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा के केस में क्या होता है कि देखो,
ये क्या है हमारा अमीबा, क्या अमीबा। इसके आउटर साइड में क्या होता है फूड वैक्यूल, ये क्या है हमारा फूड वैक्यूल होता है। क्लियर है। जब इसके यहाँ पे पोर्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं सीडोपोडिया कहते हैं, क्या कहते हैं सीडोपोडिया। तो सेल के आउटसाइड में जो सीडोपोडिया के हेल्प से क्या करता है फूड को एंगल्फिंग करता है, क्या करता है एंगल्फिंग करता है। तो याद रखिएगा अमीबा के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है तो क्या होता है एंडोसाइटोसिस, क्या होता है एंडोसाइटोसिस होता है। क्लियर है। तो एंडो मतलब क्या हुआ कि अंदर आना, कोई भी सेल के कंटेंट को क्या कर रहा है सेल के अंदर ले रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर क्या कर रहे हैं फूड वैक्यूल को ले रहा है किसके हेल्प से सीडोपोडिया के हेल्प से, तो उसे हम क्या कहेंगे एंडोसाइटोसिस। तो सेल का कंटेंट अगर अंदर आ रहा है तो ये क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ फूड दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। तो यहाँ क्या कहोगे कि एंट्री या टैक ऑफ फूड, टैक इन फूड, फूड को हम क्या कर रहे हैं ले रहे हैं। और अगर ये दो टाइप से ले सकता है, एक होता है क्या पिनोसाइटोसिस, क्या होता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ कि लिक्विड जो लिक्विड मटेरियल्स को कंटेन करेगा अंदर लेगा उस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। एक होता है क्या फैगोसाइटोसिस, क्या होता है फैगोसाइटोसिस जो सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर ले रहा है उसे हम क्या कहेंगे फैगोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटिस दो टाइप से ले सकता है, एक लिक्विड पार्टिकल्स को ले सकता है और एक सॉलिड पार्टिकल्स को ले सकता है। क्लियर है। तो सॉलिड पार्टिकल्स को अगर इंटैक्ट कर रहा है तो क्या कहोगे फैगोसाइटोसिस कहोगे, और अगर सेल लिक्विड पार्टिकल्स को अगर ले रहा है तो उसे क्या कहेंगे पिनोसाइटोसिस कहेंगे। और जब इस सेल के अंदर आ गया जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करेगा एक्सपेल आउट करेगा। तो जब इंडो मतलब कि अंदर ले रहा है उस प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस, और जब सेल के अंदर से जो भी वेस्ट कंटेंट है उसको बाहर कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्या कहोगे एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो क्या कहोगे एक्सपेल आउट, क्या कहोगे एक्सपेल आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सपेल करते हैं उसको हम क्या कहेंगे एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे सेल के जो भी पार्ट्स है सारे, उसके बाद सेल के पार्ट्स एक एक पॉइंट को क्लियर रखेंगे। क्लियर है। उसके बाद सेकंड हम लोग क्या करेंगे कि प्लास्टिड के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। क्लियर। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको और भी टॉपिक पे कोई न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।